चलिए आज हमारी यूनिवर्स के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम्स के अंदर झांकते हैं। ये एक तरह की साइंटिफिक जासूसी कहानी है जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि एक परमाणु के अंदर आखिर छिपा क्या है। देखिए, बहुत लंबे समय तक तो हम यही मानते आए, डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से, कि एटम को भाई तोड़ा ही नहीं जा सकता, वो सबसे छोटी चीज है। पर क्या ये सच में सच था? यही वो सवाल है जिसने पूरी साइंस को बदल दिया, और यही हमारी आज की खोज का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया से। आइडिया ये था कि हर चीज का सबसे छोटा मतलब सबसे फाइनल टुकड़ा वो परमाणु ही है, उसे और नहीं काटा जा सकता। और ये सोच डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत से आई थी कि एटम बस एक ठोस सॉलिड गोला है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये उस वक्त की साइंस की समझ थी, पर यह समझ बहुत जल्दी बदलने वाली थी। और मजे की बात यह है कि पहला हिंट कि एटम के अंदर भी कुछ है, वो हमें किसी बड़ी लैब से नहीं बल्कि रोज की जिंदगी से मिला। कभी सूखे बालों में कंघी घुमाकर कागज के टुकड़ों के पास ले गए हैं, वो चिपक जाते हैं। बस यहीं से शक शुरू हुआ कि इस अविभाज्य गोले के अंदर जरूर कुछ चार्ज वाले कण छिपे हैं। तो बस जैसे ही ये शक पक्का हुआ कि एटम के अंदर कुछ तो है, वैज्ञानिकों के बीच एक दौड़ शुरू हो गई, उन रहस्यमयी अनदेखे कणों को खोजने की दौड़। और फिर तो एक के बाद एक खोजें होने लगीं। 1886 में ई गोल्डस्टीन को कुछ पॉजिटिव किरणें दिखीं। फिर 1897 में जे थॉम्सन ने नेगेटिव चार्ज वाले एक बहुत ही छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। और बाद में जाकर गोल्डस्टीन की उन पॉजिटिव किरणों के कणों को ही प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो हमारे पास दो संदिग्ध आ चुके थे। अब इन दोनों कणों को जब देखा गया तो पता चला कि इनमें कुछ बड़े फर्क हैं। इलेक्ट्रॉन पर था नेगेटिव चार्ज तो प्रोटॉन पर उतना ही, लेकिन पॉजिटिव चार्ज। एक दूसरे के एकदम उलट। पर असली कहानी थी इनके वजन की। प्रोटॉन जो था वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी था, मतलब जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट के हाथ में दो चीजें थीं, एक पॉजिटिव प्रोटॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब असली पहेली सामने आई कि भाई ये दोनों एक एटम के अंदर एक साथ रहते कैसे हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा है। सोचिए, ये उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था। मतलब अगर एक कमरे में दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे टिकी हुई हैं? इसी सवाल का पहला जवाब देने की कोशिश की जे थॉम्सन ने। उन्होंने जो पहला एटॉमिक मॉडल दिया उसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। इसे समझने के लिए उन्होंने बड़े ही मजेदार उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, सोचो, एक एटम जो है वो एक तरबूज या फिर एक क्रिसमस केक जैसा है। उनके मॉडल के हिसाब से पूरा का पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, ठीक वैसे ही जैसे तरबूज का पूरा लाल वाला हिस्सा। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो इसमें वैसे ही धसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज। और ये मॉडल एक बहुत बड़ी बात समझा रहा था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज भी था। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। थॉम्सन का मॉडल, मानना पड़ेगा, एक बहुत अच्छी पहली कोशिश थी, लेकिन अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला था जो इस मॉडल की पूरी बुनियाद हिलाकर रख देने वाला था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोचा, चलो थॉम्सन के इस मॉडल को टेस्ट करके देखते हैं। उनका सेटअप सुनने में बड़ा सिंपल था। उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली शीट ली और उस पर तेज रफ्तार वाले पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल से, आप कह सकते हैं, गोलीबारी की। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए वो इतने हैरान करने वाले थे कि रदरफोर्ड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुद कहा, ये वैसा ही था जैसे आप एक तोप का गोला एक टिश्यू पेपर पर चलाएं और वो गोला टकराकर वापस आप ही को आकर लग जाए। सोचिए कितना बड़ा शॉक होगा। देखिए, उम्मीद तो ये थी कि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे, पर हुआ कुछ और ही। पहली बात, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सच में पन्नी के आर पार ऐसे निकल गए मानो वहां कुछ था ही नहीं। दूसरी, कुछ पार्टिकल्स हल्के फुल्के नहीं बल्कि बड़े बड़े एंगल्स पर मुड़ गए। और तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात, लगभग हर 12,000 में से एक पार्टिकल सीधा 180 डिग्री पर पलटकर वापस आ गया। रदरफोर्ड के इन नतीजों ने एटम की पुरानी तस्वीर को फाड़कर फेंक दिया और एक बिल्कुल नई, चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी जिसने साइंस का रुख ही मोड़ दिया। तो इन रिजल्ट्स को देखकर रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा, पहली बात,
क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, खाली जगह है। दूसरी बात, जो पार्टिकल्स वापस आए वो जरूर किसी बहुत भारी और पॉजिटिव चीज से टकराए होंगे। तो एटम के सेंटर में एक बहुत छोटा, भारी, पॉजिटिव न्यूक्लियस यानी नाभिक है। और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स वो इस नाभिक के चारों ओर वैसे चक्कर काटते हैं जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर। पर इस मॉडल में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस समय की फिजिक्स कहती थी कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर चक्कर काटेगा तो वो एनर्जी छोड़ेगा और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और वो घूमता घूमता सीधा न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। और अगर ऐसा होता तो एटम तो 1 सेकंड में खत्म हो जाता। मतलब कोई भी चीज स्टेबल रह ही नहीं सकती थी। और इस बहुत बड़ी मुसीबत का हल निकाला नील्स बोहर ने। उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते, उनके घूमने के लिए कुछ फिक्स्ड रास्ते, कुछ खास एनर्जी लेवल या शेल्स होते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस फिक्स्ड रास्ते पर घूम रहा है वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा। और बस इसी एक आइडिया ने एटम को स्टेबल बना दिया। और फिर 1932 में इस पजल का आखिरी और सबसे ज़रूरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। जेम्स चैडविक ने एक तीसरे पार्टिकल की खोज की जिसका नाम था न्यूट्रॉन। इस पर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ ही रहता था। और इसके साथ ही एटम की पूरी तस्वीर तीनों मेन किरदारों के साथ हमारे सामने साफ हो गई थी। अच्छा, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, पर इसका असली मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अब साइंटिस्ट आखिरकार ये समझ सकते थे कि सोना लोहे से अलग क्यों है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अलग क्यों है। और पता चला कि किसी भी एलिमेंट की असली पहचान, उसका यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, उसके न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन्स की गिनती है। इसी गिनती को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। 1 प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, 6 प्रोटॉन मतलब कार्बन, 8 प्रोटॉन मतलब ऑक्सीजन। बस यही फर्क है। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट और भी है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन तो उतने ही होते हैं, पर न्यूट्रॉन्स की गिनती बदल जाती है। इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों हैं तो कार्बन ही, क्योंकि दोनों में 6 प्रोटॉन हैं, पर न्यूट्रॉन अलग अलग हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आइसोटोप्स की यही समझ हमारे लिए बड़े काम की चीज है। यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के इलाज में काम आता है। और आयोडीन का एक आइसोटोप थायराइड की बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज में मदद करता है। तो एक ठोस अविभाज्य गोले से लेकर एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसे मॉडल तक एटम को समझने का ये सफर सच में कमाल का रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद साइंटिस्ट्स ने इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी झांका और वहां उन्हें क्या मिला? ये एक और भी गहरी पहेली है।